प्रिय जिज्ञासुओं, नमस्कार। आपका स्वागत है डॉक्टर पवन शुक्ला एजुकेशनलिस्ट नामक यूट्यूब चैनल पर। आइए बात करते हैं आज के वीडियो के अंक में फ्लैंडर्स की जो विश्लेषण प्रणाली को हमने देखा, उसके 10 वर्गों का विश्लेषण कैसे किया जाता है। 10 वर्ग आपने देखा, 1 से लेकर के 10 तक उन्होंने 10 कैटेगरीज यानी वर्गों में बांट करके जो शिक्षक अंतःक्रिया है, शिक्षण अंतःक्रिया जिसमें शिक्षक व्यवहार, छात्र व्यवहार और शांति है, का संदेह है जो या शांति है, मौन पे भ्रांति या शांति को कह सकते हैं, संदेह की स्थिति को, तो वो मिला करके आपने पिछले वीडियो में देखा, जिसमें आपने देखा APIQ, एपिक, LDA 437, RI 9 और यस, ये 10 वर्ग थे। जिसमें फर्स्ट में एक्सेप्टेंस ऑफ फीलिंग करता है शिक्षक जो है वो अप्रत्यक्ष व्यवहार में एक्सेप्टेंस ऑफ फीलिंग करता है, और प्रेजेज और इनकरेजमेंट दूसरा होता है जिसमें वो प्रशंसा या प्रोत्साहन करता है। तीसरा जो होता है यूजेज ऑफ आइडियाज ऑफ प्यूपिल्स होता है, यानी जो विद्यार्थी हैं उनके विचारों का उपयोग करना। और चौथा जो होता है वो क्वेश्चनिंग होता है, यानी प्रश्नीकरण करना। उसके बाद जो प्रत्यक्ष व्यवहार में पहला है यानी पांचवा जो है L है लेक्चरिंग, D है डायरेक्टिंग, A है शोइंग अथॉरिटी। हाँ, ये 7 जो हैं शिक्षक व्यवहार के वर्ग हैं। 2 रिस्पांस और इनिशिएशन ये प्यूपिल्स का है यानी विद्यार्थियों का है, और एक जो होता है वो साइलेंस यानी कन्फ्यूजन की स्थिति में मौन हो जाती है कक्षा, उसके समय के है। तो इसमें इस वीडियो में हमें देखना है जो 10 वर्ग हैं उनका हम कैसे विश्लेषण करते हैं। तो इस विश्लेषण को हम 2 भागों में देख सकते हैं कि इसकी एनकोडिंग होती है और डिकोडिंग होती है। एनकोडिंग का मतलब जो व्यवहार है उसको कैसे नोट किया जाता है, उसके संदर्भ में आप जानते हैं कि जो भी 10 वर्ग हैं उसमें 3 सेकंड से ज़्यादा एक वर्ग को नोट नहीं किया जाता है। भले ही उसको लगातार, जैसे लेक्चरिंग चल रहा है तो 3 सेकंड तक चला, फिर 3 सेकंड अगर चल ही रहा है तो वहाँ 5, फिर अगले क्लास में अभी मैट्रिक्स हम बनाएंगे तो उसमें आपको बताएंगे कि वो 5-5-5 तब तक चलता रहेगा जब तक कि लेक्चरिंग हो रही है। प्रश्नीकरण जैसे चला, प्रश्न पूछा गया शिक्षक के द्वारा, तो प्रश्नीकरण का मतलब APIQ चौथा वर्ग है, तो वहाँ 4-4 मैट्रिक्स में तब तक लिखा जाएगा जब तक कि प्रश्न पूरा नहीं हो जाता है, प्रश्नीकरण। और जब छात्र उत्तर देने लगते हैं तो इनिशिएशन वो रिस्पांस में हो जाता है, तो रिस्पांस जो होता है वह कौथा है, 8वां है। प्यूपिल रिस्पांस तो 8-8-8, इस तरह से इसको इनकोडिंग किया जाता है। उसके बाद डिकोडिंग की जाती है। डिकोडिंग का मतलब जो किया गया है, चार्ट तैयार किया गया है, उसकी व्याख्या कैसे होती है। तो व्याख्या उसकी 2 प्रकार से होती है, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव में कैटेगरी रेशियो, बिहेवियर रेशियो, इंटरेक्टिव वेरिएबल की बात की जाती है कि जो कैटेगरी रेशियो क्या क्या है, बिहेवियरल रेशियो क्या क्या है, व्यवहार के प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष इस तरह के, और इंटरेक्टिव जो अंतःक्रिया हो रही थी उसमें कौन कौन से वेरिएबल रहे उनकी बात होती है। और क्वालिटेटिव में हम जो है फ्लो ऑफ इंटरेक्शन बनाते हैं, उसको जो है किस तरह से अंतःक्रिया चली, और उसका जो है बॉक्स डायग्राम बना देते हैं, और क्या कहते हैं कि उसको बॉक्स फ्लो डायग्राम जो बनाया जाता है, और इंटरेक्शन मॉडल के द्वारा। तो अभी इस वीडियो के अंक में हम ये क्वालिटेटिव जो इसका जो क्वांटिटेटिव इंटरप्रिटेशन है इसकी बात करते हैं कि गुणात्मक उसका जो व्याख्या कैसे होती है। शिक्षक एक कक्षा में जाता है, क्या करता है, कैसे करता है, फ्लेंडर के अनुसार जो उन्होंने बताया है, उन्हीं के आगे बात को आगे बढ़ाते हुए हम बात करें तो आप जानते ही हैं कि 1 से 10 वर्ग है, और 10 वर्ग में पहला आप जानते हैं कि शिक्षक कथन होता है। तो शिक्षकों का जो शिक्षक है एक टीचर टॉक, जिसे हमने बताया था पिछले वीडियो में, आपने ध्यान से सुना होगा, यानी जो शिक्षक का कथन है वह कितना है, उसका प्रतिशत क्या है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो देखिए 1 से लेकर के 7 तक आप जानते हैं ये ग्रुप जो वर्ग कैटेगरी बनाई गई है वो शिक्षकों की कैटेगरी थी। 1 से लेकर के 7 तक यानी APIQLDA, ये 7 वर्ग आकृतियां, अगर इनमें देखा जाएगा मैट्रिक्स में कि 7 वर्ग आकृतियां कुल कितनी बार आवृत्तियां आई हैं, आकृति नहीं ये आवृत्ति है, तो 7 वर्ग आवृत्ति कितनी बार आई है इसकी बात की जाएगी, तो 7 वर्ग आवृत्तियों का योग कर लिया जाएगा, और उसमें कुल आवृत्तियां कितनी थी, कुल आवृत्तियां मतलब 1 से लेकर के 10 तक जो मैट्रिक्स बनाई जाएगी, आगे हम आपको बताएंगे कैसे मैट्रिक्स बनती है।
तो उसमें हम देखेंगे कि 1 2 3 4 से लेकर के जितनी भी 10 वर्ग हैं कुल कितना है, तो उसकी कुल आवृत्तियों को लेकर के इसमें जोड़ा जाता है। उसके उसमें 100 का गुणा कर दिया जाता है तो उसका टीचर टाक परसेंटेज निकल जाता है कि इस पूरे जो शिक्षण अंतःक्रिया जो चली है उसमें शिक्षक का कथन कितना था, यानी एक्सेप्टेंस ऑफ फीलिंग कितनी देर हुई, कितनी बार हुई, और प्रेजेज ऑफ इनकरेजमेंट कितना हुआ, और यूजेज ऑफ आइडियाज कितनी हुए, क्वेश्चनिंग कितना हुआ, लेक्चरिंग कितना हुआ, डायरेक्टिंग कितना हुआ, शोइंग अथॉरिटी कितना हुआ। इन सब आवृत्तियों का जितना भी योग होगा सबको जोड़ लेंगे। उसके बाद कुल आवृत्तियां जो हैं उनको उसके नीचे लिख करके अंश बटा हर हो जाएगा, गुणे 100 कर देंगे तो टीचर टाक आ जाएगा। दूसरा देखें तो टीचर टाक आप जानते हैं 2 प्रकार का होता है, एक डायरेक्ट टीचर टाक, दूसरा इनडायरेक्ट टीचर टाक। तो हम पहले इनडायरेक्ट टीचर टाक को देखते हैं। तो इनडायरेक्ट टीचर टाक की जो कैटेगरीज हैं, पिछला वीडियो आप देखे होंगे तो आपको ज्ञात होगा कि इनडायरेक्ट टीचर टाक की कैटेगरियां जो 1 2 4 हैं, 1 2 3 4 है, 1 + 2 + 3 + 4 जो आवृत्तियां हैं आती हैं एक कैटेगरी 1 की, 2 की, 3 की, 4 की, यानी एक्सेप्टेंस ऑफ फीलिंग की, प्रेजेंस जो प्रशंसा किया गया छात्र शिक्षक के द्वारा, या फिर कि जो उसके विचारों का उपयोग किया गया, या फिर जो क्वेश्चनिंग प्रश्न किया गया, उन कुल आवृत्तियों का कितना योग है, और उसके बाद कुल आवृत्तियां कितनी थी, और उसमें से 100 का गुणा करके इसका प्रतिशत ज्ञात कर लेते हैं। तीसरा जो होता है प्रत्यक्ष शिक्षक कथन, डायरेक्ट टीचर टाक क्या होता है आप जानते हैं। डायरेक्ट टीचर टाक की कैटेगरी 5 6 7 है, 5 6 और 7 ये 3 कैटेगरीज हैं जो कि शिक्षक के प्रत्यक्ष शिक्षक कथन में आती है, डायरेक्ट टीचर टाक में आती हैं। तो 5 6 7 आवृत्तियों का कुल योग कर लिया जाता है, उसके बाद उसमें कुल आवृत्तियों का भाग देके 100 का गुणा कर दिया जाता है, तो हमें प्रत्यक्ष शिक्षक कथन का जितना पूरा हिस्सा है वो ज्ञात हो जाता है। इसके बाद हम बात करें तो अप्रत्यक्ष प्रत्यक्ष जो अनुपात है टीचर टाक का, उसकी बात करें, ये टीचर टाक का अनुपात है। तो अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष टीचर टाक रेशियो कितना है, तो आप जानते हैं अप्रत्यक्ष के लिए जो शिक्षक कथन है वह वर्ग या श्रेणियां 1 2 3 4 हैं। तो सबसे पहले हमें 1 2 3 4 को मैट्रिक्स में जोड़ना होगा कि 1 1 1 कितना बार, 2 2 2 कितनी बार, 3 3 3 कितनी बार, 4 4 4 कितनी बार आया है, तो उसको जोड़ करके कुल आवृत्तियों को लिखेंगे। उसके बाद नीचे उसके जो डायरेक्ट टीचर टाक है, डायरेक्ट टीचर टाक में आप जानते हैं 5 6 7 होता है। तो 5 6 5 वर्ग संख्या 5 वर्ग संख्या 6 वर्ग संख्या 7, यानी लेक्चरिंग व्याख्यान देना, निर्देश देना 6, और शोइंग अथॉरिटी यार क्रिटिसिज्म यानी आलोचना करना या अधिकार प्रदर्शित करना, इन तीनों आवृत्तियों का योग कितना हुआ, तो इन तीनों आवृत्तियों को इसके नीचे लिखते हैं, अंश बटा हर गुणे 100 कर देते हैं, तो जो प्राप्त होता है वह प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष शिक्षक जो कथन है उसका अनुपात होता है। इसके बाद हम बात करें छात्र कथन की, तो जो प्यूपिल टाक है, जो प्यूपिल टाक होता है, इस प्यूपिल टाक में आप देखें तो जो 8 + 9 है, आप जानते हैं 8 + 9 आपको याद करने के लिए फिर से लिख दे रहे हैं, APIQ आप जानते हैं ये 4 है इनडायरेक्ट टीचर टाक के, और LDAA हैं डायरेक्ट टीचर टाक के, RI 2 हैं ये छात्र के लिए, और यस 1 है साइलेंस है कंफ्यूजन की स्थिति के लिए। तो आप देख लिए 1 2 3 4 5 6 7 ये शिक्षक कथन, 8 9 ये छात्र कथन, और 10वां है जो साइलेंस यानी मौन या विभ्रांति की स्थिति। तो हम यहाँ देखें शिक्षक कथन को छात्र कथन निकालने के लिए तो हमको 8वां और 9वां यानी प्यूपिल रिस्पांस क्या था और प्यूपिल का इनिशिएशन कितना था, यानी छात्र के द्वारा जो प्रश्न शिक्षक के द्वारा जो छात्र को प्रश्न किया गया उसका उत्तर वो कितना दिया था और अपने मन से क्या कहा था। तो अपने मन से जो स्व उपक्रम या पहल होती है वह 9वां है। तो 8 और 9 आवृत्तियों का कुल योग कर लेते हैं, उसके बाद कुल आवृत्तियां करके उसमें 100 का गुणा कर देते हैं। इसके बाद हम 6वें नंबर पे जाए, मौन या विभ्रांति की स्थिति क्या होती है, साइलेंस और कंफ्यूजन को देखें। तो साइलेंस और कंफ्यूजन ये 10वां वर्ग होता है। ऐसे इसी से आप याद कर सकते हैं, एपिक 4 हो गए, LDA 5 6 7, RI 8 9 और
10वां है साइलेंस। ये 10 वर्ग इस तरह से आप याद कर सकते हैं। तो साइलेंस यानी मौन या विभ्रांति की स्थिति जो है उसका अनुपात ज्ञात करने के लिए हम 10 वर्ग की आवृत्ति जो है उसकी देखते हैं कितना है, और उसमें कुल आवृत्तियों से भाग दे करके 100 से गुणा कर लेते हैं, तो हमें मौन या विभ्रांति का जो प्रतिशत है ज्ञात हो जाता है। छात्र स्व उपक्रम की बात करें तो छात्र स्व उपक्रम 9वां होता है। तो इस छात्र स्व उपक्रम को देखेंगे तो हम 9वें को के अनुपात 9वां का जो है 9 की आवृत्ति जो है ये कितना बार आई है इसको देखेंगे, और उसमें उसके नीचे यानी हर में लिखेंगे 8 और धन 9 की आवृत्तियां कुल कितनी थी, और उसमें 100 का गुणा कर देंगे। इसके बाद शिक्षक क्रिया अनुपात की बात की जाए तो जो टीचर रिस्पांस रेशियो है इसकी बात की जाए तो आप देखेंगे तो 1 2 3 भागे 1 2 3 और ये 6 धन 9। जो शिक्षक क्रिया अनुपात है वह 1 धन 2 धन 3 बटा 1 धन 2 धन 3 धन 6 धन 9 की बात की जाती है। इसके संदर्भ में शिक्षक क्रिया अनुपात ज्ञात किया जाता है। तो इन वर्गों की आवृत्तियां कितनी हैं इनको जोड़ लिया जाता है। इन आवृत्तियों को जोड़ने के बाद अंश में 1 2 3 की आवृत्तियां, हर में 1 2 3 6 9 की आवृत्तियों को लिखा जाता है, उसके में 100 का गुणा कर दिया जाता है। तो इस तरह से हमको शिक्षक क्रिया यानी टीचर रिस्पांस रेशियो ज्ञात हो जाता है। इसके बाद हम शिक्षक प्रश्न अनुपात करें कि शिक्षक ने कितना प्रश्न किया, तो प्रश्नीकरण चौथा है। जाने हैं क्यों चौथा है, तो चौथे पर आप चौथा बटा 4 धन 5 की आवृत्तियां देख लेते हैं। यानी जो चौथा है वह उसका उस चौथे वर्ग अंतराल के जो चौथा वर्ग है उसकी आवृत्ति कितनी है, और उसके बाद 4 और 5 की कितनी आवृत्ति है इसको जोड़ लेंगे, दोनों का अनुपात निकल के 100 का गुणा कर लेंगे तो हमको शिक्षक प्रश्न अनुपात ज्ञात हो जाएगा। 10वें फार्मूले में आप देखें तो पाठ्य वस्तु अवान्तर अनुपात क्या है, जो कंटेंट का क्रॉस रेशियो है उसको कैसे ज्ञात करेंगे, तो उसके लिए एक बड़ा फार्मूला है 100 गुणे 2 वर्ग संख्या 2 जो है प्रेजेस का, उसमें 4 और 5 की आवृत्तियों का योग किया जाएगा। ठीक है, उसमें 4 और 5 की आवृत्तियों का योग किया जाएगा, तो जो आएगा उसमें से घटाया जाएगा किसे, बड़े ब्रैकेट में 4 ऋण 4 यानी 4 आवृत्तियों का योग ऋण 4 आवृत्तियों का योग धन 5 यानी 5 आवृत्ति जो वर्ग संख्या 5 है उसकी आवृत्ति धन 5 वर्ग उसी की आवृत्ति धन 5 ऋण 4 यानी 5 में से 4 वाले वर्ग अंतर के अंतर वर्ग श्रेणी का जो आवृत्ति है उसका अंतर धन 4 ऋण 5 यानी जो 4 वाला वर्ग है, यानी 4 मतलब क्वेश्चनिंग और 5 यानी लेक्चरिंग जो व्याख्यान देना, उसका जो अंतर है उसको सबको जोड़ करके इस फार्मूले के अंतर्गत निकाला जाता है। फिर कुल आवृत्तियों का जो संख्या है टोटल जितना मैट्रिक्स में बनी हुई है, इस मैट्रिक्स में जितनी कुल आवृत्तियां हैं इसको अंश हर में लिखा जाता है। 100 से गुणा करने पर हमें कंटेंट क्रॉस रेशियो ज्ञात हो जाता है, यानी पाठ्यवस्तु अंतर अनुपात ज्ञात हो जाता है। इसके बाद 11वां फार्मूला इसका देखें तो यह है स्थिर अवस्था अनुपात, स्टेडी स्टेट रेशियो कितना है, तो इसमें 10 स्थिर कक्षाओं का योग कुल कर लिया जाता है। अभी हम आपको आगे समझाएंगे। तो ये 10 की कक्षाओं का स्थिर योग कितना है, और उसके बाद कुल आवृत्तियों का योग कर लिया जाता है, गुणे 100 कर देंगे तो स्थिर अवस्था का अनुपात ज्ञात होगा। इसके बाद 12वां जो फार्मूला दिया गया फ्लैंडर्स महोदय के द्वारा, यह छात्र स्थिर अवस्था अनुपात है। तो छात्र स्थिर अनुपात के लिए आप 8 ऋण 8 वर्गांतर की जो आवृत्ति है 9 9 यानी जो 8 8 9 9 का मतलब आप समझ रहे हैं, जैसे 1 2 3 4 उदाहरण के लिए 1 2 3 4 तो 4 4 ये हुआ ना। इसी प्रकार से आगे आप कॉलम बना के जान सकते हैं कि 9 9 कौन सा होगा, 10 10 कौन सा होगा, 5 5 कौन सा होगा। इस तरह से मतलब जो उसका कॉलम है और रो की बात हो रही है। 8 8 धन 9 9 कक्षिका बटा 8 धन 9 की आवृत्ति गुणे 100 कर लेंगे तो ये प्यूपिल स्टडी रेशियो ज्ञात हो जाएगा। तत्कालीन शिक्षक अनुक्रिया अनुपात क्या है कि जो स्पॉन्टेनियस जो इंस्टेंटेनियस जो तुरंत जो किया गया अच्छा विद्या शिक्षक के द्वारा अनुक्रिया है उसका अनुपात क्या होगा, तो उसके लिए 8 9 और 10 को देखेंगे। जो 8 9 है उसमें 100 का गुणा करेंगे, TTR 8 9 यानी जो टोटल ये स्पॉन्टेनियस
इंस्टेनियस टीचर रिस्पांस रेशियो है, TTR जो है वह 8-9 के संदर्भ में कितना है, उसके 8-9 की वर्ग की आवृत्तियां कितनी है बटे कुल आवृत्तियां गुणे 100 कर लेंगे। उसके बाद तत्कालीन शिक्षक प्रश्न अनुपात की बात करेंगे कि इंस्टेंटेनियस टीचर क्वेश्चन रेशियो क्या रहा है, इसकी बात करेंगे। तो यहाँ देखा जाएगा कि 8 और 6, जैसे 8 और 4 ऐसे हमने बताया ना, जहाँ मिलेंगे 8-4 की कितनी आवृत्तियाँ हैं और 9-4 की कितनी आवृत्तियाँ हैं बटा 8 और 4 की कुल कितनी आवृत्तियाँ धन 8 धन 5 की कितनी आवृत्तियाँ, उसमें से 9 और 4 की आवृत्ति को घटा दिया जा रहा है। देख रहे हैं ना, इसमें से तत्कालीन शिक्षक प्रश्न अनुपात ज्ञात होगा कि उसमें से ऋण 9 ऋण 4 और धन 9 ऋण 4 धन 9 और 5 ये धन है, हाँ जोड़ है। इसको करके जितना ज्ञात होगा ये अंश बटा हर हो गया, उसमें 100 का गुणा कर दिया जाएगा तो तत्कालीन शिक्षक प्रश्न अनुपात आ जाएगा कि शिक्षक ने तुरंत कितने प्रश्न पूछे थे। और विषम चक्र की बात करें तो VCS ग्रेड कितना आएगा, तो इसके लिए हम देखेंगे तो 6 की जो कॉलम है धन 9 6 से 9 कितनी बार मिला है, 9 6 से कितनी बार मिला है, 9 9 से कितनी बार मिला है बटे कुल आवृत्ति करेंगे और उसके बाद उसमें 100 का हम गुणा कर देंगे। तो इस तरह से इस फार्मूले के जितने फार्मूले आपके सामने 15 रखे गए हैं, इन फार्मूलों के द्वारा जो फ्लैंडर्स की मैट्रिक्स के बारे में आपने देखा है कि किस तरह से तैयार होती है, उसका व्याख्या होता है। ये क्वांटिटेटिव व्याख्या है, ये मात्रात्मक व्याख्या है जिसमें अंकों में ज्ञात होता है कि शिक्षक का अनुपात कितना था, विद्यार्थी का अनुपात कितना था, कितना अनुपात पाठ्यवस्तु का था, प्रश्न का था और प्रश्नीकरण का था, व्याख्यान कितना हुआ, कितना छात्र अनुक्रिया हुई, कितना छात्र के द्वारा स्वपहल हुई। तो इन बातों को आप ध्यान से समझिए। जो बातें न समझ में आए आप आइए कमेंट बॉक्स में, मैं आपका स्वागत करता हूं। आप जो है इसको अध्ययन करके आगे बढ़िए मजबूती के साथ। चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।